लगभग 3-4 दशकों से जो एचआईवी और एड्स के नाम से समाज में डरा रही है, घूम रही है, वर्तमान सरकारों ने इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है कि ये बीमारी केवल जागरूकता से ही काफ़ी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। तो जागरूकता तो तभी होगी जब सब लोग इसके बारे में जानेंगे। एचआईवी जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एचआईवी का वायरस होता है और एड्स जो है वो डिजीज़ होता है। एड्स का जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये डिजीज़ होता है और एचआईवी वायरस का नाम है। 2 तरह के एचआईवी के वायरस होते हैं, एचआईवी 1 और 2। बेसिकली भारत में एचआईवी 1 वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एचआईवी 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। सीधे सीधे ऐसा देखने के बाद से तो नहीं पता चल पाएगा कि कैसे वो देख के बताया जा सके कि एचआईवी है। दरअसल एचआईवी होने के बाद से जो बेसिक चीज़ दिखती है, जो अन्य बीमारियों में भी बहुत सारा दिखता है, आदमी व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको तरह तरह की बीमारियां लगातार होने लगती हैं। तो ये लगातार एक सिम्टम होता है जिसको देखने के बाद से हम एक उम्मीद करते हैं कि एचआईवी हो सकता है, एड्स हो सकता है। तो इसका लेकिन देखने से कुछ नहीं बहुत पता चल पाएगा। हम इसको टेस्ट जब तक नहीं कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। और आजकल तो रूटीन में टेस्ट होते हैं, सारे जितने भी ऑपरेशन होने हैं हम लोग वायरल मार्कर कराते हैं, जिसमें एचआईवी का भी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी का भी है। तो ये तीनों वायरल मार्कर कराते हैं टेस्ट, जिससे कि पता चल पाए कि, और इससे स्क्रीनिंग होने में आसानी रहती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग के यहाँ ब्लड बैंक्स में लोग ब्लड देने आते हैं और वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं, ब्लड देते हैं बहुत अच्छे से, और बाद में उनका जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। तो हम इससे स्क्रीनिंग टेस्ट करके भी पता कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति को एचआईवी है कि नहीं है। और अब तो नेट टेस्टिंग का भी समय है, जब ब्लड बैंक में हम लोग जो विंडो पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि जब वायरस अंदर आता है और कोई सिम्टम दिखता है, और ये विंडो पीरियड एचआईवी में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो जो ब्लड बैंक में एलाइजा टेस्ट हम लोग करते थे, तो उस एलाइजा टेस्ट में जो विंडो पीरियड के हैं एचआईवी के वायरस, वो पकड़ में नहीं आते थे। तो कभी कभी लाखों में एक आध केस ऐसा होता था कि हम लोग ब्लड दे देते थे कि एचआईवी पॉजिटिव वाला ब्लड चला जाता था। चूँकि वो एलाइजा में नेगेटिव आता था तो हम लोग उसको ब्लड दे देते थे। लेकिन अब नेट टेस्टिंग हो गया, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हो रहा है, जो कि ब्लड बैंक्स जो है उससे जुड़ जा रहे हैं, केजीएमसी के और पीजीआई के, जहां नेट टेस्टिंग होती है। तो नेट टेस्टिंग होने के बाद से वो विंडो पीरियड का भी ब्लड चेक हो जाता है कि उसमें एचआईवी, एचबीएसएजी या एचसीवी कोई वायरस उसमें नहीं है। तो अब और अच्छा ब्लड हम लोगों को मिल रहा है, तो एचआईवी जो फैल रहा था उसको बचाव करा जा सकता है। एचआईवी का फैलने का जो रूट है वो जितने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उसमें ये आता है। तो सबसे ज़्यादा तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये सेक्स के माध्यम से फैलता है। जो सेमिनल फ्लूइड है या फ्लूइड के माध्यम से ये फैलता है कि ब्लड बैंक से जो ब्लड है, या गलती से निडल, सबसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो जिनको निडल से ड्रग लेने की आदत होती है, तो वो मल्टीपल प्रिक करते हैं, तो वो उससे एक फैलने के चांसेस रहते हैं। मदर टू चाइल्ड, इससे भी एचआईवी फैल सकता है। तो इन सब कारणों से फैलता है और हमें इन्हीं पर जोर देना है कि इस पर किसी तरीके से जो फैल रहा है इसको रोका जा सके, क्योंकि एचआईवी रोकने का यही एक तरीका है कि उसके फैलने वाली चीज़ों पर रोक लगा दी जाए। एचआईवी फैलता कैसे है, हमको रोकना भी उसी तरीके से है। जो माध्यम फैलने का है वही माध्यम को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये रुक जाएगा। जैसे कि एचआईवी ब्लड से फैलता है, तो ब्लड जो है वो हमेशा ही ठीक तरीके का ब्लड हो, साफ सुथरा ब्लड हो। जो ब्लड डोनर है वो परिवार के लोग हों, ब्लड डोनेट करने वाले अच्छे ब्लड हों। जो बहुत सारे ब्लड ऐसे होते हैं कि जो ब्लड देते हैं जो रिक्शे वाले हैं, या इस तरीके से मल्टीपल टाइम देते हैं, इस तरीके से ब्लड ना हो। हम उसकी स्क्रीनिंग अच्छे से करें, ब्लड बैंक स्क्रीनिंग अच्छी करें, तो ये हम इस पर बचाव कर सकते हैं। ब्लड की नेट टेस्टिंग होने लगी है अब, तो वो बचाव का एक तरीका है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने की वजह से तो मल्टीपल पार्टनर लोग कर रखते हैं,
उससे बचाव के तरीका है, उसमें जो प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए वो प्रोटेक्शन यूज़ करें तो बचाव हो जाएगा। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा निडल प्रिक इंजरी होती है। हम लोग के हॉस्पिटल्स में बचाव का जो तरीका है कि निडल, हॉस्पिटल में HIV का मरीज़ है या विंडो पीरियड में है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, वो लेटा हुआ है और हमारे स्टाफ, पैरामेडिकल्स, कोई लोग इंजेक्शन लगा देते हैं और वो निडल का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ। जो बायोमेडिकल वेस्ट का नियम है उस नियम से हम लोग निडल को नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको नहीं फेंकते हैं, और वो निडल अगर प्रिक हो जाए तो एक बहुत बड़ा कारण होता है HIV फैलने का। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से सबको हॉस्पिटल्स में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी HIV से बचने के लिए हॉस्पिटल के लोगों को, हॉस्पिटल के स्टाफ को अगर ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे उससे बचाव करें। निडल प्रिक इंजरी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम लोग बार बार ट्रेनिंग में देते हैं कि निडल जब प्रिक हो जाए तो उसका एक प्रोटोकॉल है, कैसे उससे बचाव है। इसमें दवाएं भी दी जाती हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हम लोग देते हैं, तो इससे बचाव के भी तरीके हैं। तो निडल किसी भी कीमत पे चुभनी नहीं चाहिए, उसको हम लोग बताते हैं। सिरिंज में जैसे वो कैप हम लोग रीकैपिंग नहीं करनी चाहिए, कैप लगाते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए कभी भी भूल के। एक बार सिरिंज से इंजेक्शन लगा दिया, उसको प्रॉपर तरीके से वाइट पंक्चर प्रूफ बॉक्स हमारे पास होता है, उसमें उसको डिस्ट्रॉय करना है और वो बायोमेडिकल वेस्ट वाला ले जाएगा। और मदर और चाइल्ड से बचने के लिए ये है कि स्क्रीनिंग हो। जब भी ANC पेशेंट होते हैं, मदर जब प्रेगनेंसी में आती है, पहली प्रेगनेंसी से हम लोग HIV का भी टेस्ट कराते हैं। जैसे ही HIV पता चल जाए, अगर किसी को पॉजिटिव है तो हम उसका इलाज शुरू कर दें। तो बच्चों में भी जब अगर HIV पेशेंट्स के बच्चे होते हैं, हम लोग उनका भी एक सेट प्रोटोकॉल है, उसमें हम उनका टेस्ट कराते रहते हैं और फिर उससे बचाव करते हैं मेडिसिन देकर। अभी हम लोगों का ये इतना अच्छा समय नहीं है आया है कि इसका कोई टीका डेवलप हुआ है। जैसे जानते हैं कि कोई भी बीमारी आती है तो हमारे यहाँ टीका कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसका टीका नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक। तो जब वैक्सीन नहीं है तो फिर ज़रूरत होती है कि हमको इसको बचाव करने का तरीका क्या है। अच्छा, जो दवाएं दी जाती हैं इसमें, वो दवाएं भी कंप्लीट क्योर नहीं करती हैं, लेकिन वायरल लोड को कम कर देती हैं। वायरल लोड कम होने से व्यक्ति जो है लंबे समय तक अपना स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो हम लोगों का बेसिक जो टारगेट है इसके इलाज के लिए वो यही है। तरीके बहुत सारी दवाएं हैं, ART सेंटर हैं। तो जो भी ART सेंटर बने हैं, जिलों में बने हैं, तो सबसे अनुरोध है कि वो जैसे ही अगर इस तरीके से पॉजिटिव हो तो घबराए नहीं, क्योंकि पैनिक जब फैलता है तो इस बीमारी का दुष्परिणाम ज़्यादा दिखता है, लोग छिपाने लगते हैं अपने आप को। हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि ब्लड बैंक में जब लोग ब्लड देते हैं और हम लोग बताते हैं उनको कि आप आइए, आपको कुछ पॉजिटिव निकला है, बड़े काउंसलर हमारे यहाँ हैं, वो बड़े तरीके से उनको समझाते हैं कि आप आइए और उसमें आपका कुछ नहीं, कुछ दिक्कत है, आप आकर उसका फिर से देखिए। इतना सुनते ही वो लोग भाग चलते हैं, कोई नहीं आता है। फिर हम लोग उनको ट्रेस करते हैं, उनका मोबाइल नंबर देखते हैं कि कहाँ से आए हैं, बात करते हैं, संबंधित लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आवें और रिपीट करावें, अपना सैंपल फिर से दें। हो सकता है कुछ टेस्टिंग में गड़बड़ी हो, कुछ का है, तो एक बार फिर रिपीट टेस्ट करते हैं और उसके बाद से जब पता चल जाता है कि कंफर्म टेस्ट है, ये पॉजिटिव हैं ये, तो हम लोग उनको रिफ़र कर देते हैं ART सेंटर में। ART सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, पूरे प्रदेश में है, देश में है, ART सेंटर बना हुआ है। वहाँ जाते हैं, उनका CD4 CD सारे काउंट कराए जाते हैं, सब टेस्ट होते हैं और उसके बाद से उनको दवाएं दी जाती हैं। दवाएं बहुत सारी तरीके की होती हैं। उस दवाओं को देखने के बाद से, काउंट देखने के बाद से ये तय होता है कि किस डोज में कितना देना है। और निश्चित रूप से मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 20-20, 25-25 साल से अपना नियमित काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और बड़े खुशहाल हैं। तो जो लोग खुशहाल हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग से सोचते हैं, जो पॉजिटिव विचार रखते हैं, निगेटिव नहीं सोच रहे हैं ज़्यादा, वे इसमें ज़्यादा सफल रहे हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं और बहुत बखूबी लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आम जन, लेकिन वो खुद काउंसलर हैं, उनकी काउंसलिंग बेहतरीन तरीके से हुई है, वो जानते हैं कि कैसे इससे बचना है और कैसे हम समाज को दूसरे तक ये न फैला पाएँ। बहुत सारे लोग निगेटिव जो थिंकिंग वाले लोग हैं वो लड़ने लगते हैं, अपने आप से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं। तो कई तरीके का उदाहरण देखा गया है कि वे इसको स्प्रेड करने में उनका रोल ज़्यादा रहता है, तो वो जानबूझ के उसको स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें। ये बीमारी है जैसे अन्य बीमारियां होती हैं, कोई सामाजिक दबाव नहीं, कोई सामाजिक धब्बा नहीं। जैसे बीमारियां, सैकड़ों बीमारियां दूसरी हैं, ऐसी ये भी बीमारी है। एक बीमारी है, एक वायरस से एक बीमारी है। जैसे इस समय कोविड चल रहा है, कोरोना की एक बीमारी है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है।
बस यह है कि जो भी प्रिकॉशन बताए गए हैं उन प्रिकॉशंस को लागू रखें, इलाज करें और इलाज लगातार करें। जब बुलाया जाए, जिस समय बुलाया एआरटी सेंटर, उस समय वे आवें और अपना इलाज करावें। यही एक ऐसी बीमारी है कि जो हम लोग बचपन से इसको सुनते आए। 80 के दशक में ये एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी थी। अफ्रीका कंट्री से निकली, अफ्रीकन से निकली कंट्री से, और बहुत सारी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रांतियों वाले जो कुछ बीमारियां हैं उसमें एड्स का नाम है। हम लोग इतने तरीके से चीज़ों को बार बार दूर करने की कोशिश करते हैं कि जो र्यूमर्स उठ रही हैं समाज में उससे दूर रहें, उससे बचाव है। जो तरीके हैं फैलने के, बस सिर्फ 3 ही 4 कारण होते हैं, उसी से फैल सकता है, इसके अतिरिक्त किसी से भी नहीं फैलेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि किसी से हाथ मिला दें तो यह बीमारी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और तमाम तरीके के जो प्रचार हैं टीवी में और विज्ञापनों में आते हैं और उसमें ये बताया जाता बार बार, और दसियों साल से बताया जा रहा है कि इन चीज़ों से ये बीमारियां नहीं फैलती हैं। जैसे स्किन टू स्किन ये बीमारी नहीं फैलेगी, हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं फैलेगी, बातचीत करने से, फूड का शेयरिंग, एक थाली में खाने से ये बीमारी नहीं फैल सकती है। तौलिया हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, ये बीमारी नहीं फैलेगी। लेकिन लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि इन चीज़ों से भी ये बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से लोग डरने लग जाते हैं और एक दूसरे से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों से ये बीमारियां नहीं फैलती हैं। फैलती किससे हैं? केवल ब्लड से, अनसेफ सेक्स से, निडल से और प्रेग्नेंट महिलाओं से बच्चों तक। ये फैलने के तरीके हैं। हमको केवल इन्हीं को अटैक करना है, इन्हीं से बचाव के तरीके हैं, बाकी और सारी भ्रांतियां ही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।